अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम चाहते हैं आप खैरियत से हों। ख़बरें कुछ ऐसी आ रही हैं जो कि आपकी खैरियत को मुतासर कर रही हैं। ख़बर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इन सब में जो है हमारा मुस्तकबिल छुपा हुआ है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। आपको पता है मंशियात कितनी बड़ी लानत है। और कराची में जो एक ग्रोह पकड़ा गया है मंशियात के हवाले से, जिसका नाम है अनमोल उर्फ पिंकी, जो कि बड़े धड़ल्ले से जो है पुलिस स्टेशन के साथ साथ अपने कहते हैं ना कि कोर्ट रूम की तरफ रुख कर रही है। ना उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, ना उसको कोई मतलब कि उसको अलबत्ता प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पुलिस एहलकारों की तरफ से। बहुत बड़ी बात है। एक तो जुर्म कर रही है, ऊपर से खुल्लम खुल्ला जो है क्लेम कर रही है। और एक फोन कॉल जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही है कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर, पिंकी को पकड़ूंगा। 6-7 साल हो गए हुए हैं लोगों को पकड़ने का ख्वाब सिर्फ देखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने पिंकी को हाथ ही डाला। पिंकी एक ब्रांड है और वो ब्रांड जो है पूरे कराची को सप्लाई देती है। ऐसे इंकशाफात उसने किए हैं, खुल्लम खुल्ला इंकशाफात किए हैं। कितना कड़ा सवाल है इदारों के हवाले से, कितना कड़ा सवाल है इंतजामिया पर, कितना कड़ा सवाल है आपकी हुकूमत के ऊपर और सिंध हुकूमत के ऊपर, जिसमें बड़े बड़े नाम सुना है कि पीछे से जो छुपे हुए हैं जो कि ऐसे तमाम ग्रोहों को प्रोटोकॉल देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पिंकी की जानिब से कि दोबारा मर कर भी जिंदा होगे ना तो पिंकी पे हाथ ही डाल सकते। लानत है हम इन लोगों के ऊपर जो कि हम लोग जो है ऐसी खवातीन को जो है प्रोटोकॉल देते हैं। और हमें पता है कि हमारा एक एक बच्चा, एक एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इस वक्त मंशियात की लपेट में है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पंजाब हुकूमत को हम सराहते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसने जगह जगह छापे मारे हैं। पिछले दिनों बहुत से छापे मारे गए, बहुत सी पार्टीज को रोका गया। उन पार्टीज के लोगों को बड़े बड़े नाम इसमें शामिल थे, उन्होंने बिहाइंड द बार्स जो हैं और इंकशाफ किया कि वो हम मुलविस हैं। तो पंजाब हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर रही है, मगर सिंध हुकूमत क्या कर रही है? कभी किसी ने पूछा है कि हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या कभी इसकी रोकथाम की है? क्योंकि पिछले दिनों एक और केस सामने आया, अर्गमान का केस था। कितना बड़ा केस हुआ, टीवी चैनल्स पे वो केस जो है वो आया, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अर्गमान कहाँ है? खुल्लम खुल्ला फिर रहा है, क्या है? उसके जो वालिद हैं वो उसके जो एम्बेसडर बन के सामने आते थे। तो ये उस बात ये है कि अनमोल उर्फ पिंकी जैसी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो कि पार्टीज के अंदर, डांस पार्टीज को मंशियात सप्लाई करती हैं। कहा यह जा रहा है कि कराची के इलाके निगारा गोट बलोच पाड़ा की रिहायशी हैं और इसके साथ साथ 2008 से डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में जो है डिफरेंट डांस पार्टी, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो मंशियात सप्लाई करती हैं। और इसी दौरान उन्होंने अपनी शिनाख्त जो है पिंकी के नाम से करवाई, क्योंकि असल नाम उनका कुछ और है। और आहिस्ता आहिस्ता शहर के पौश इलाकों में ये जो नेटवर्क फैल गया, ये नेटवर्क इतना फैल गया कि कहते हैं ना कि दीमक इतना खा गई कि इस वक्त जो है पूरा मुल्क जो है वो इस दीमक की लपेट में है। और दीमक जो है वो मंशियात है। सबसे मसला जो है कि इसके ऊपर अभी तक किसी ने सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया। और नशा आवर अशिया सप्लाई करना और छोटे छोटे बच्चों को लगाना उससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा कराची से मौजूद है उबैद शाह, जिनसे मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी इस केस के हवाले से। उबैद जी, उबैद आप सुन पा रहे हैं? जी उबैद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस केस के हवाले से? बिकॉज कल से ये केस बहुत वायरल हुआ है और खास तौर पर उस औरत की टेलीफोन कॉल हुई है या उसने खुल्लम खुल्ला जो है ये बातें जो है कोर्ट में की हैं, वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। व्हाट इज एन अपडेट? देखिए 2 मई को इस खातून को जो लाहौर पे इनके घर बंगलों पे छापा मारा गया था, न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी 2 मई को। ताहम जब उनको कराची में मुंतकिल किया गया और गार्डन थाने में मजीद 2 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए, तब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई। और उसके बाद जब उनकी कोर्ट में पेशी होती है तो ये उनका जो मामला है अनमोल उर्फ पिंकी का, वो काफ़ी वायरल नज़र आया।
सूरत हाल ये है कि तकरीबन 13 साल कबल इन्होंने जो है वो मंशियात के इस मकरू धंधे में अपना कदम रखा था। शुरू में आइस और पार्टी ड्रग्स इन्होंने स्मगल देना शुरू की थी, और उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद बाकायदा ये कोकेन के ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हो जाती हैं। इस वक्त मार्केट में 12,000 रुपये फ़ी ग्राम कोकेन बिक रहा है, लेकिन इन्होंने अपना एक अलहदा ब्रांड बना लिया। तकरीबन जो पिंकी के नाम से कोकेन है वो 20 से 25,000 फ़ी ग्राम कीमत में कराची में और दीगर पोश एरियाज़ में फ़रोख्त होता है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने इस कारोबार को वसअत देने के लिए गोल्ड नामी एक ब्रांड जो है वो लॉन्च किया, जो कोकेन और दीगर केमिकल जिनमें केटामाइन, एसोफ्यून नामी केमिकल हैं, जो कि ओपन मार्केट से, जो कि फार्मा मेडिकल स्टोर से केमिकल हासिल किया जाता था और कोकेन में मिलाने के बाद उसे मज़ीद महलिक किया जाता था। ये तकरीबन 40,000 रुपये इसकी कीमत थी फ़ी ग्राम, जो कराची, लाहौर के पोश एरियाज़ में फ़रोख्त होता था। अनमोल पिंकी ने इब्तदाई तफ्तीश में ये भी बताया है कि 17 साल से लेकर 20 साल तक के जो लड़के और लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटीज़ के तालबात हैं, कॉलेजेस के बच्चे बच्चियां हैं, उनको ये फ़रोख्त होता था। और एलीट क्लास जो है, पोश इलाके में रहने वाले जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो इसके बड़े ख़रीदार थे। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 13 साल से ये मामला चल रहा है। 3-4 साल कबल भी अनमोल उर्फ पिंकी का नाम जो है वो काफ़ी गर्दिश में आया था। हसास इदारे और पुलिस और दीगर एजेंसियाँ इसकी तलाश में थीं। यही वजह ही कराची छोड़ के लाहौर चली गई और लाहौर में इन्होंने वहाँ पे अपना बेंगलो लिया और उधर ही मुबैना तौर पर एक लेबॉर्ट्री कायम की और ओपन मार्केट से केमिकल उठा के उसको कोकेन में मिक्स करने के बाद मज़ीद मोहलक बनाती थी। और अपना एक ब्रांड उन्होंने, पिंकी ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया और एक गोल्ड ब्रांड लॉन्च किया, जिसकी बाकायदा पैकिंग होती थी और उसमें नाम ही काफ़ी है के अल्फाज भी दर्ज हुआ करते थे। वो एक ब्रांड बन चुका था और वो काफ़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा था और एलीट क्लास के बच्चे बच्चियाँ जो हैं उसको हाथों हाथ ले रहे थे। यही वजह है कि हसास इदारे जो हैं काफ़ी अरसे से इनकी अनमोल पिंकी पर नज़र थी। अनमोल पिंकी जब पहली बार गिरफ़्तार होने के बाद उसने अपने बायोमेट्रिक में सिस्टम में वो ना आए, अपनी उंगलियां तक तेज़ाब से जला ली, ताकि हसास इदारे या कानून नाफिज करने वाले इदारों की वो गिरफ्त में अगर आ भी जाती है तो बायोमेट्रिक करके उसकी नादरा में ना कोई रिकॉर्ड मिले और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिले। यानी कि एक इतना मुनज़्ज़म ग्रोह है और ये खातून जो तफ्तीशी हुकाम हमें बताते हैं कि इतनी शातिर हैं कि अपनी शिनाख्त तक मिटाने की उन्होंने कोशिश की है। जब हसास इदारों ने लाहौर में इनके बेंगलो पर छापा मारा तो वहाँ पे उनकी वालदा, भाई और उनका बच्चा भी वहाँ पे मौजूद था। इन खातून को गिरफ़्तार करके कराची मुंतकिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे उनके ऊपर तकरीबन 10 मुकदमा दर्ज हैं। 2 मुकदमा तो कल ही गार्डन थाने में दर्ज हुए हैं। अच्छा। दरख्शां गार्डन और दीगर जो पोश एरियाज के थाने हैं वहाँ पे अनमोल पिंकी के खिलाफ। अच्छा उबैद, उन्होंने कल जो एक स्टेटमेंट दी है या वो कोई फ़ोन कॉल वायरल हुई है, व्हाटएवर, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो एक वीडियो सुनी है कि जो करना है कुछ कर लो, पिंकी को कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो एक ब्रांड है। और इसके साथ साथ है कि 7, 8, 10 सालों से लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उसका कोई बाल भी बिका नहीं कर सके। ये सारी इंकशाफात जो कर रही हैं, तो फिर भी हिसास इदारों को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है इसके पीछे। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ा हाथ मुलव्विस है। जी बिल्कुल, देखें ये पुराना वॉइस नोट है, क्योंकि इससे कबल जब वो कराची से फ़रार हुई थी तब उनका ये वॉइस नोट इससे पहले भी जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनके पास आया था और मुतल्लिका पुलिस के पास भी आया था। अब उनका एक और वॉइस नोट भी ज़ेर गर्दिश है, जिसमें उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि अगर आप ये मेरा वॉइस नोट सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं गिरफ़्तार हो चुकी हूँ या मुझे मार दिया गया है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है वो उसी तरह काम करता रहेगा। आइंदा जो है एक मर्द जो है वो इसको लीड करेगा और जो पूरा सिस्टम है, इनका जो पूरा नेटवर्क है वो इसी तरह फाल रहेगा। यानी कि उन्होंने वॉइस नोट के ज़रिए ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों, मीडिया, बल्कि अपने जिस नेटवर्क तक उन्होंने पैगाम पहुँचाना था वो पैगाम भी उन्होंने बासानी पहुँचा दिया है। ताहम जिस पे उनका ये कहना है कि पुराना वॉइस नोट जो चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 8-8, 9-9 साल तक पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन मुझे पकड़ नहीं सकते, ये एक पुराना वॉइस नोट है जो कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल से एक बार फिर मिला है और ये इससे पहले भी जो है वो वायरल हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी शनाख्त जो है वो मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी शनाख्त नहीं मिटी और एक बड़ा तबका जो है वो एलीट क्लास का, बहुत से शोबिस के अफराद, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे
बच्चे, पॉलिटिशियंस के बच्चे इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं, अपने घरों में उनको जंजीरें बांध कर रखा गया है। यही वजह है कि इस दफ़ा काफ़ी ऊपर से प्रेशर आया था। ऐसे जो मूज़ी मंशात को ये लोग फ़रोख्त करने वाले जो मूज़ी कारोबार करते हैं, इनके खिलाफ एक क्रैकडाउन करने का एक इसमें मामला ये भी निकल रहा है, क्योंकि जिस तरह का आपने उसकी कल सिटी कोर्ट में एंट्री देखी होगी, उससे आपका अंदाज़ा होता होगा कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और वो कानून को किस टैकल करना है या ट्रीट करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसे पता है कि शायद कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक ज़राए हमारे ये भी बता रहे हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि जिस तरह उसका ब्रांड काफ़ी मशहूर हो रहा था कराची और लाहौर में, बिलखुसूस पिंकी कोकेन, जो कि 20 से 25 हज़ार रुपये में फ़रोख्त होता है, जबकि कोकेन की जो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है वो 10 से 12 हज़ार रुपये, लेकिन इसका 20 से 25 हज़ार रुपये में कोकेन होता था, क्योंकि मज़ीद केमिकल मिला के उसे महलिक बनाती थी। और गोल्ड नाम का जो इसका ब्रांड है जो 40 हज़ार रुपये में फ़रोख्त होता था, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी बाज़गश्त आ रही हैं, कुछ तफ्तीश में भी इस बात सामने आई है। कुछ हमारे ज़राए भी बताते हैं कि ऐन मुमकिन है कि किसी और मंशात ने अपने कंपटीटर को, अपने मद्दे मुकाबिल को पीछे धकेलने के लिए उसका तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का रुख इसकी तरफ के। एक पहलू ये भी है, लेकिन इस पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन उनकी जिस तरह की कल सिटी कोर्ट में एंट्री थी, वो बताती है कि ये बिल्कुल। अच्छा, मुझे उबैद शाह ये बताइएगा कि हमने देखा कि पिछले दिन, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया आपको, कि अर्गमान केस आया, मंजर आम पे आया, एकदम से डंप हो गया। उस केस का क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई, कुछ नहीं पता था। वो भी एक तरह से ग्रो की सूरत में आ रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि जब ऐसे केस आते हैं, 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता जो इस पे बात होती है और एकदम से ये केस गायब हो जाते हैं, ये भी केस इसी तरीके से गायब हो जाएगा? देखिए, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स में एक बात इस्तिलाह राइज है कि अगर किसी हाई प्रोफाइल केस को ख़राब करना हो तो उसके मुख्तलिफ पहलुओं को पर बात होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ पहलू उसको गुंजलक बना देना चाहिए, इतना पेचीदा कर देना चाहिए कि जो असल क्राइम के ऊपर जो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो साइड पर हो जाए और दीगर पहलू सामने आ जाएं। अरमगान केस का अगर आप बात करें तो ये एक लड़के अपने दोस्त के अगवा और उसके कत्ल और पुलिस मुकाबले का था, लेकिन फिर ये कॉल सेंटर तक बात चली जाती है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग तक के मामलात आते हैं, फिर मंशात भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। यानी कि एक लड़के का अपने दोस्त का वो अगवा करता है, उसको शहर से बाहर ले जाके गाड़ी समेत जला देता है, वो सारी चीज़ें बैक हो जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, बिटकॉइन और मंशियात, एक मारूफ अदाकार के बेटे का भी नाम इसमें आया, वो भी गिरफ्तार हुए और उन्होंने अपने घर में वीड उगाई हुई थी। तो यानी कि केस को काफ़ी फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर पुलिस को सिर्फ केस फैलाना मकसद नहीं है, फिर पुलिस को उसके शवाहिद, उसकी तमाम सबूत, उसकी तमाम फॉरेंसिक भी जमा करवानी होती है। और जब पुलिस फिर ये नहीं कर सकती तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुल्जिम को होता है कि जनाब आपने जैसे कराची में 90s की दिहाई में 100 अफराद के टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिम को पकड़ा जाता था और फिर एक कत्ल भी उसके ऊपर साबित नहीं होता था। यही वजह है कि वो जेल से फिर बासानी जमानत पर रिहा होते थे या उनको सज़ा भी होती थी, तो सिर्फ यानी कि जो उनका असल मर्डर होता था 2 या 3, वो 100 कत्ल में ऐसा छुपा दिया जाता था कि वो 2 कत्ल भी जो है वो मशकूक हो जाया करते थे। उसको फिर पुलिस जो है वो क्या कहते हैं सही से उसको केस को अदालत में फाइट नहीं कर पाती थी और इसी का फ़ायदा मुल्जिमान उठाते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अयान अली का मामला हो, शाहजेब कत्ल के जतोई हो, ये जितने भी अफराद हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ है। इस तरह के आप हम देखते हैं पूरे मुल्क में, बिलखुसूस कराची में जो शाहजेब का कत्ल हुआ, शाहरुख जतोई जिसमें नॉल का विक्ट्री बनाता हुआ नजर आया, जिन्ना अस्पताल में रहा और वक्त का चीफ जस्टिस भी उसके कमरे से बरामद होने वाली शराब को जो है वो शहद साबित कर दिया गया। जी बिल्कुल। तो ये जो तबका है जो अपने पैसे पे, अपनी पावर पे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टम पर राज करता है,
और बात यह है कि जब तक सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, सिस्टम सख्त से सख्त सज़ा नहीं देगा, कहते ना कि पब्लिक पनिशमेंट अगर देना है तो इन लोगों को दें ताकि ये प्रेसिडेंट सेट हो सके उन तमाम लोगों के लिए जो कि ऐसे कारोबार में मुलव्वस हैं। तो ये जो एक केस है पिंकी उर्फ अनमोल वाला, ये केस जो है ये पूरे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं और इसकी रोकथाम के लिए हम आज बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। और उन तमाम हिसास इदारों के लिए, कानून नाफिज करने इदारों के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज अगर नस्ल बचानी है तो आज का सख्त से सख्त इन लोगों को सजा दें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के दौर में सेहतमंद रहना जो है हर इंसान की ज़रूरत भी और ख्वाहिश भी है, और ये कहा जाता है कि बेहतरीन लाइफस्टाइल अगर हो तो हमारी जो ज़िंदगी है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, हम कुछ साल ज़्यादा जी लेते हैं। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, वो ये है कि अक्सर लोग जो हैं हमारे यहाँ वेजिटेरियन हैं, जो कि बिल्कुल नहीं खाते, ना वो गोश्त खाते हैं, ना अंडा खाते हैं, ना वो किसी भी प्रोटीन जो एनिमल फैट प्रोटीन है उसके ऊपर इन्हसार करते हैं। एक तो बात यह है कि इट्स एक्सपेंसिव। सेकंड बात यह है कि अक्सर कुछ कौमें ऐसी हैं हमारे यहाँ जो कि नहीं पसंद करती, वो वेजिटेरियंस हैं, तो वो अपने प्रोटीन को कैसे बरकरार रख सकते हैं, उनका प्रोटीन कंटेंट जिस्म में कैसे सही रख सकता है, क्योंकि एनिमल फैट अगर नहीं पसंद है तो इसका मुतबादिल क्या है। आज हम इस पे बात करेंगे कि मुतबादिल हम अपने जिस्म की नशोनुमा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें तर्क कर सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो हमें देखें इस प्रोग्राम को और इस कॉन्टेंट को ज़रूर देखें। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर हिबा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। हिबा, बहुत डिफरेंट आज हमने टॉपिक लिया है। एनिमल प्रोटीन अक्सर लोग नहीं खाते, मुर्गी नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, बड़ा गोश्त नहीं खाते, मछली नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, तो इसका मुतबादिल क्या है, क्या खा सकते हैं? सबसे पहले है ना पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज़ इट। प्रोटीन ने बेसिकली क्या करना है हमारी बॉडी में। प्रोटीन हमारी बॉडी की एक रिपेयरिंग, मसल, टिश्यू, ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग का काम करती है। जब हम अपनी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर बायोकेमिकल कंडीशंस, कि आपको कोई यूरिक एसिड या हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है या आपको कोई अदर मेडिकल इश्यूज नहीं है, तो आप हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथनिंग है, हमारे मसल्स की, हमारी ग्रोथ की, वो वीक हो जाती है। आपने देखा होगा आफ्टर द एज ऑफ 40-45 हमारे मसल्स क्रैम्प, मसल स्ट्रेंथनिंग वीक होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन हमारा नहीं जा रहा होता डेली का। जैसे अभी आपने जिक्र किया, बहुत से लोग होते हैं जिनको एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं पसंद और वो कहते हैं हमसे खाई नहीं जाती, जैसे जिसमें फिश हो गया, बीफ, मटन, चिकन, अंडा, ये सारी चीज़ें वो नहीं खा पाते। उनके लिए क्या ऐसे सोर्सेज हैं कि वो प्रोटीन सोर्सेज को ओवरलैप करके ऐसे सोर्सेज ले लें जिनसे उनकी बॉडी की प्रोटीन इनटेक पूरी हो सकती है। उनमें क्या है, उनमें हमारे सबसे पहले प्लांट बेस्ड प्रोटीन आ जाती हैं, जिसमें हम टोफू कहते हैं, सोया प्रोटीन, मतलब सोया कहते हैं, टोफू कहते हैं। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, इनको आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसके मुकाबिल क्या अल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में जिसमें हम अपनी प्रोटीन पूरी कर सकें। उसमें क्या, हमारे पास हमारे किचन में हमारी दालें अवेलेबल हैं जिनको लेंटल्स कहते हैं, बीन्स अवेलेबल हैं, और वो नट्स जो जिनमें फैट्स और हेल्दी प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हेल्दी फैट्स और प्रोटीन, दालों का अगर मैं जिक्र करूँ तो हमारी किचन में 4 ऐसी दालें हैं, वो हैं तो मल्टीपल, लेकिन ये 4 बेसिक जो लेंटल्स ऐसे हैं जिनको खाने से ना हमारी प्रोटीन इनटेक पूरी हो सकती है। वो कौन सी हैं? जैसे मूंग दाल, येलो वाली जो होती है, वो बहुत हल्की दाल होती है। देखिए, जब हमारी एज बढ़ रही होती है ना, आपने देखा होगा 45 या 50 की एज में हम चाहें कि हम एनिमल सोर्सेज प्रोटीन से अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर लें या अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग कर लें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता और हमारा वर्कआउट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता कि हम उसको बर्न कर सकें और हमारी कैलोरीज मेंटेन हो सके।
तो हमने वो चीज़ लेनी होती है उस एज में भी, बचपन से भी, और हमें ऐसी बैलेंस चीज़ अपनी डाइट में ऐड रखनी चाहिए जिसमें हम प्रॉपर प्रोटीन पोर्शन अपना पूरा कर सकेंगे। जैसे मैंने मूंग दाल का है, मूंग दाल में अराउंड 100 ग्राम अगर आप लेते हो तो उसमें 20 ग्राम आपको प्रोटीन जाती है। ठीक है, उसमें फाइबर भी आपको जाता है, उसमें कार्ब कंटेंट भी जाता है, उसमें आपकी जो है ना मैग्नीशियम जाता है, जिंक जाता है। देखिए एक चीज़ में आपको मल्टीपल चीज़ें जा रही हैं। अगर इसके अल्टरनेट अगर हमने मीट को रिप्लेस करना है तो हम मूंग दाल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसका आसान हल ये है कि अगर आपको नहीं समझ आती कि हम जैसे एक टिपिकल घर में दाल बनती है और हम कह रहे हैं हमने नाश्ते में अंडा नहीं खाना, तो आप मूंग की दाल का चीला बना लें। अच्छा, वो चिल्ला बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। उसमें सिंपल यही है कि आप 3 टेबलस्पून रात को भिगो कर रख दें मूंग दाल, और सुबह उठें उसको जो है ना वो मतलब बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसको मैश कर लें, उसमें सारी वेजिटेबल्स जो आपने डालनी है वो डाल के उसको पैनकेक की तरह बना लें। वो आपकी बेहतरीन प्रोटीन डाइट ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, और जिनको गट इशू है उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लें या लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर लें, जिंजर का, उससे आपको गैस्ट्रिक इशू भी नहीं होगा। मूंग दाल सबसे जल्दी डाइजेस्ट होती है और सबसे अच्छा आपको गट पे अफेक्ट करती है और अच्छी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। दूसरी जो मैं बात करती हूँ दाल का, वो मसूर दाल है, जिसको ऑरेंज दाल, मूंग मसूर उम्मन लोग इकट्ठा बनाते हैं। ठीक है, दालें घर में देखे होंगे, एक येलो दाल और एक ऑरेंज दाल होती है, लेकिन इकट्ठे बनाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ हर दाल की अपनी एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स है, उसको अलग-अलग आप अपनी डाइट में ऐड करें। इकट्ठा नहीं बनाना चाहिए। पीली दाल और जो आई थिंक ऑरेंज कलर की होती है, हाँ जी बना सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हर दाल का एक अपना इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे। और दूसरा, हम जिस तरीके से दालें बनाते हैं वो दैट विल नॉट अ गुड पैटर्न के जिसमें हम सर्व द पर्पस। हाँ जी, और देखें हम तेज आंच में, जितनी ये दाल हल्की आंच में, हम देखो मिट्टी के बर्तन में हमेशा हम कहते हैं मड पॉट का इस्तेमाल करें। दालों सब्जियों के लिए आप कोशिश करें अपने घर में मड पॉट हो, उससे उनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स खराब नहीं होते, खत्म नहीं होते, डिस्कार्ड नहीं होते। हाँ जी, मड पॉट उसमें बनाएं। हाँ जी, और हल्की आंच में बनाएं। जितनी तेज आंच में बनती है उसमें उसकी प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो दाल का मैं जिक्र करेंगे वो मूंग मसूर दाल ऑरेंज वाली, उसको भी अगर हमने घर में बनाना है तो हमने तड़का, आप तड़के से थोड़ा सा अवॉइड करें। हम हमेशा सारी चीज़ें बनाकर दालों का मैं इसलिए प्रोमिनेंट करी हूँ कि ये जो मसूर दाल है, ये जिनको नी का मसला है, घुटनों का मसला है, जिनको पेन रहती है, बॉडी पेन रहती है, जिनकी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो पाती, वो इसका सूप बनाकर पी सकते हैं आराम से। इससे कोई जो है ना आपको गट इशू नहीं होगा, आपका जो है ना आपको एक फुलनेस फील होगी। आप उसी सूप में सारी वेजिटेबल्स डालें। देयर इज अ लॉट ऑफ रेसिपीज, आप नेट सर्च करेंगे दालों के जरिए, लेंटिल्स के जरिए हम कैसे अपनी प्रोटीन पूरी कर सकते हैं। और अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो तकरीबन 18 से 19 ग्राम आपको वहां से भी प्रोटीन मिल रही है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दालों का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि अगर जिनको यूरिक एसिड है उनको दालें भी मना। अब माश की दाल रह गई है, नहीं, अब चने की दाल में, चने की दाल बहुत इफेक्टिव है, शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। और मतलब देखें, अगर मैंने कहा है 3 टेबलस्पून, तो 3 टेबलस्पून इज इनफ फॉर योर बॉडी। बट अगर आप उसको 5 से 6 खाने के चम्मच ले लें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने हमेशा बैलेंस चीजें और क्लीन डाइट लेनी है। ठीक है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन अगर आप अच्छी ले रहे हैं और लिमिटेड ले रहे हैं और उतनी ले रहे हैं जितनी आपकी बॉडी की नीड है, उसने आपकी बॉडी की बहुत अच्छी एक मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करना, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा, आप जाहिर सी बात है आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, उनको सबसे पहले कहा जाता है इनका कार्ब कंटेंट कम कर दें और प्रोटीन थोड़ी सी बढ़ा दें। ठीक है, प्रोटीन क्यों बढ़ाई जाती है कि ऑटोमेटिकली हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि ये जो काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, ये भी प्रोटीन का सोर्स है? जी, बीन्स भी प्रोटीन सोर्सेज में आते हैं। और काले चनों का तो बहुत जो है ना हम कहते हैं इट्स रिप्लेस ऑफ रेड मीट। और लेकिन देखिए, हम कहते हैं कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों से। हाँ जी, लेंटिल्स खाकर, बीन्स खाकर, तो उनका अल्टरनेटिव सोर्सेज भी हैं। बट अगर आप लिमिटेड अमाउंट में खाएं ये चीज़ें तो उससे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होता। आप अपने प्रोबायोटिक्स साथ लें, जैसे योगर्ट का इस्तेमाल साथ करें, उसमें भी आपको प्रोटीन चली जाती है, 12 ग्राम 13 ग्राम उसमें भी प्रोटीन जाती है, अगर आप प्रोटीन के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन देखें, अगर हम एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें हमारी अफेक्ट होती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड अफेक्ट हो गया, हमारी हार्ट हेल्थ अफेक्ट होगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इन बेसिस से प्रोटीन लेते हैं तो ये चीज़ें हमें अफेक्ट फायदेमंद है। आप बात करेंगे मजीद इसी हवाले से, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहे हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो हैं वो किन किन को खानी चाहिए और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। ओवर टू यू हिबा। प्रोटीन आपने बताया ज़रूरी है, फिर आपने बताया कि जो लोग एनिमल बेस्ड नहीं खाते तो उनको मुतबादिल क्या हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग जिनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन से या लेंटिल से जो है एलर्जीज़ हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रोइंटाइटिस के इश्यूज़ हैं, मैदे के इश्यूज़ हैं, लिवर के हैं, वो क्या करें फिर? और एनिमल वो खा नहीं सकते जानवर। अच्छा देखें, जैसे लेंटिल्स और बीन्स को अगर हम साइड पे रखें तो हमारे पास एक ना नट्स कैटेगरी भी आती है। अच्छा। जिसमें हम सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के जो है ना बीज हैं, उनमें देखिए वो विटामिन B6 भी होता है, उसमें C भी होता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, गुड हार्ट हेल्थ भी है, आपको प्रोटीन भी दे रहा है, आपको फाइबर भी दे रहा है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, इंसोमिया के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जितने नट्स हैं उनकी अपनी एक न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करें अपनी डेली रूटीन में। और ये मिथ है कि गर्मियाँ आ गई हम नट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की ड्रिंक बताती हूँ, वो आप अगर जो अबव 30 हैं या 25 के बाद वो अपनी डाइट में वो ऐड रखें, जिसमें 7 बादाम, 2 अखरोट, 5 किशमिश और 1 खजूर। ये धोकर रात को गर्म पानी में मिट्टी के ग्लास में ना इसको धोकर और रख दें, ओवरनाइट सोक कर दें, सुबह उठ के उसको ब्लेंड करें, एक पेस्ट सी तैयार हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है उसको दही के साथ, दही में भी प्रोटीन होती है, योगर्ट के साथ आप उसको उस पेस्ट को डाल के आपका एक होल मील ब्रेकफास्ट तैयार हो जाए। अगर सिर्फ आप वो डेली लेते हैं ना, यकीन करें आप सारा दिन इतने एक्टिव रहेंगे, आप इतने एनर्जेटिक रहेंगे, आपके स्किन, आपकी इम्यूनिटी, आपके बाल, सब कुछ आपका। अच्छा, ग्रेनोला बार्स बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, लोग होम बेस्ड ग्रेनोलास भी देते हैं जिसमें सब तरह की सीड्स होती हैं, वो भी प्रोटीन का सोर्स है? हाँ जी, वो उसमें फाइबर भी है, प्रोटीन के सीरियल कंटेंट आ जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, मिक्सचर अगर आप बना लेते हैं तो ग्रेनुला जो आप घर में बॉईल करके जो भी रखा आप उसी योगर्ट में वो डालें, उसी योगर्ट में प्रोटीन, ये जो मैंने सोर्सेज बताए हैं नट्स के, सीड्स के, वो डालें, आपका एक प्रॉपर मील तैयार हो जाएगा। और ये आपके गट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको योगर्ट के साथ ले रहे हैं। योगर्ट प्रोबायोटिक है, वो आपके गट को रिफ्रेश रखेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने हमेशा, गर्मियाँ आ गई हुई हैं और मैं कहती हूँ कि वो बहुत यूज़ करें, वो नबीज़ है। नबीज़ आप अपनी ड्रिंक में यूज़ करें, सारा दिन में नहीं तो शाम में या सारा दिन में एक दफ़ा। सत्तू आ गया हुआ, सत्तू का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप इन सोर्सेज से भी प्रोटीन लेते हैं ना, तो आपकी स्किन पे पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, आपकी स्किन डल होने लग जाती है, जिनकी ऑयली होती है उनके और ज़्यादा पिंपल्स निकले। तो इनको अपने गट को अच्छा रखना है प्रोबायोटिक से, जिससे ये अगर ये सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, दी सोर्सेज, तो उनमें जो है ना उनका वाटर इनटेक, उनका गट अच्छा होना चाहिए ताकि उनकी स्किन खराब ना हो, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। क्योंकि गर्मियाँ हैं, हमें पसीना बहुत आता है, हम डिहाइड्रेटेड बहुत होते हैं, लेकिन हम अच्छे लिक्विड ड्रिंक्स नहीं चूज़ करते जो हमारी बॉडी को हम क्या करते हैं, हाँ, हाइड्रेट करें। हम क्या करते हैं, हम वाटरमेलन खाना होता है लेकिन हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, हम ओवरवेट की तरफ चले जाते हैं। हमने हर फ्रूट खाना है, मैं ये नहीं कहती मैंगो का सीजन। अच्छा, वाटरमेलन से वजन बढ़ता है? जी, वाटरमेलन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अच्छा। और देखिए ज़्यादा नहीं खाना कुछ भी। कितना खाना चाहिए हमें दिन में तरबूज? 60 to 100 ग्राम। 60 to 100 ग्राम मीन्स 1 बोल। हाँ जी, छोटा। और हाँ जी, वो आप देखिए उससे आपकी नीड पूरी हो जाती है, और उसमें आपका वाटर कंटेंट भी बहुत। लेकिन जो लोग उसका जूस बनाकर पी देते हैं, पूरा तरबूज खा लेते हैं। हाँ जी, तरबूज खा लेते हैं और कहते हैं हमने खाना नहीं खाना। दिस इज वेरी वेरी रिडिकुलस थिंग, बिकॉज खाना एक आपकी अपनी एक मील है जिसमें आपने प्रोटीन लेना है, जिसमें आपने कार्ब्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं। आप उसको रिप्लेस फ्रूट के साथ नहीं कर सकते। फ्रूट आपका एक अलग मील है जिसको लेने से आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका गट अच्छा होगा, बंचिंग के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, आप स्नैकिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। और अब मैं जैसे क्लाइंट्स कहते हैं गर्मियाँ आ गई हैं, आम आ गया हुआ है, हम ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हैं या नट्स के जरिए या सीड्स के जरिए प्रोटीन लेने, उनके लिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके गट को अफेक्ट करती हैं। और जब गट को अफेक्ट करती हैं, ईद आ रही है, उससे तो एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा जितना मीट हमने खाना है। एग्जैक्टली। और उन दिनों में मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं, देखें हम घर में कहते हैं लेमनेड पीना चाहिए, गर्मियाँ आ गई लेमनेड पीना चाहिए। वो लेमनेड वाला चक्कर जो है ना, आप उसको लेमनेड की तरह बनाए ना, लेमन का इस्तेमाल जरूर करें, मिंट मार्गरीटा ना बनाए। थैंक यू सो मच हिबा।
वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आज हमने बात की एनिमल और सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज प्रोटीन के हवाले से। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। व्यूअर्स, जिस्मानी सेहत के हवाले से हम बहुत बात करते हैं, हर चीज़ की अफादियत के बारे में बात करते हैं, मगर एक ऐसी सेहत है जो हमारी दिन ब दिन मुतासर हो रही है। रोज़ तरह मरहा में हम ऐसे ऐसे केसेस सुन रहे हैं, माँ अपने बच्चों की जान ले लेती है, बाप अपने बच्चों को मार देता है, बाप अपने बच्चों को ट्रेन के पटरी के ऊपर फेंक देता है। इसके साथ साथ ये भी हमने देखा है कि नूर मुकद्दम केस जो है आपके सामने था, एक लड़के ने एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और कहा जी वो उसको मेंटल हेल्थ का शिकार है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान जो है वो इतना ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है कि कभी ना कभी उसको गुमान ही नहीं होता कि वो किस हद तक जा पहुंचता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से बात करें, औरतें अपनी नब्ज़ काट लेती हैं, अपने बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं, पैदा हुए बच्चों को नफरत करना शुरू कर देती हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कि हमारे सामने आते हैं, वाक़यात आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते, हम अपने पे काम नहीं करना चाहते, हम मेडिकल एडवाइस लेना चाहते, हम थेरेपीज़ नहीं करवाना चाहते। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, अपना वाक़या शेयर करूं, मेरे बेटे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी स्कूल के अंदर, वो बुली का शिकार था, तो अफेक्ट हो रहा था बहुत बड़ा। उसके परफॉर्मेंस जो है वो वाकई अफेक्ट हो रही थी। वो बच्चा जो है काफ़ी अच्छा बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन सेंसिटिव की वजह से वो दिन ब दिन नीचे जा रहा था, उसका ग्राफ लो हो रहा था। मैंने जो है बाकायदा काउंसलिंग करवाई उसकी, काउंसलर्स के पास जाता था, थेरेपीज़ लेता था। हम जैसे लोग जो हैं आज अब टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम सबको यही मसाइल हैं, मगर आप लोग जो हैं इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं कर रहे। आप लोग कब करेंगे? जब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी, तब आपको एहसास होगा आपने क्या खोया तो क्या पाया। आज हम इस पर बात करेंगे और आपको पता ही हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमा सकते हैं डॉक्टर काशिफ फराज साहब, हमारे नफ्सियात हैं, और आपको बताएंगे कि आज जो आपके घर में जो इशू है वो कैसे कैसे बढ़ेगी और उसके सदेबाब करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। रोज़ाना एक केस स्टडी आ जाती है, सोशल मीडिया जब से बना है, ये पैदा हुआ है, तो उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं असरात भी पैदा कर दी हैं। ये चीज़ें जो हैं कभी हमें पता ही नहीं होती थी। मैं अपनी अम्मी को बताती हूँ, अम्मी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन था जब मैंने बच्चा पैदा किया। तो मेरी अम्मी कहती हैं हमारे ज़माने में तो ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं था, तुम्हें किस चीज़ का डिप्रेशन हो रहा है, तुम क्यों रोती हो? हम क्या जवाब दें? क्या बताएं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है? कैसे बताएं कि हमारे अंदर हमारे नफ्स के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, पहली बात यह है ना कि नफ्सियाती मसाइल आज की तारीख में सिर्फ ज़हनी बीमारियों के साथ मसला नहीं है। आज का जो नफ्सियाती मसला है 2026 का, वो ख़ानदानी निज़ाम का मसला है, वो मईशत का मसला है, वो सोशल मीडिया का मसला है, वो तन्हाई का मसला है, वो बेरोज़गारी का मसला है, वो खौफ का मसला है, वो मुकाबलाबाजी का मसला है, वो नींद की कमी का मसला है, वो जज्बाती महरूमी का मसला है। जब इतने मसाइल इकट्ठे हो जाएं तो बात ज़हनी बीमारी से या नफ्सियाती मसाइल से बहुत आगे चली जाती है। जिस दौर की बात आप मम्मा की कर रही हैं, देखिए जो जनरेशन एक्स है, बेबी बूमर्स हैं, साइलेंट जनरेशंस हैं, उनके बीच फ़र्क बहुत कम था। मतलब मेरे और मेरे वालिद में सिर्फ फ़र्क था कि उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा था, मैंने रंगीन टीवी देखा था। टीवी वही था, रेडियो वही था। लेकिन आज मेरे और मेरे बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। आज सोशल मीडिया की वो टर्मिनोलॉजी है जो शायद मेरा बाप और मेरा दादा अपने मुंह से अदा भी ना कर सके, उनको उसका मतलब ही ना आता हो। जितनी पिछले 10 साल में तेज़ी से तब्दीली आई है, इतनी पिछले 1000 साल में नहीं आई। सो आज के मसाइल को, आज की बीमारियों को 15-20 साल या 50 साल पहले से कंपैरिजन बनता ही नहीं है इनका। आज बीमारियों ने शक्ल ही बहुत तब्दील कर ली है। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो एक ऐसी बीमारी आई है जो है ना, जब मैं पढ़ता था तो हमने नहीं सुनी थी। मिसाल और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में अक्सर लोग आपने देखे होंगे, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, गप्पे मारते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, होटलों में जाते हैं, मगर अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से गसीले हैं, अंदर से बेहिस हैं, अंदर से नहीं हंस रहे। इनको हम कहते हैं फंक्शनल डिप्रेशन। इसे स्माइलिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। अभी आपको पता है इस्लामाबाद में एक DPO लेवल के PSP CSS करने के बाद उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। बिलाल पाशा CSP ऑफिसर था, उसने अपने आप को गोली मार ली। ये भी आपको याद। सुहेल टीपू जो कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला थे, उन्होंने अपने आप को पंखे से लटका लिया।
ये लोग, क्या इनमें से किसी को मुआशी मसला था, किसी को समाजी मसला था, क्या इनमें से किसी को जहनी मसला था? इन सब के साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए थे और ये पास होकर वहाँ गए थे। इनको था फंक्शनल डिप्रेशन, स्माइलिंग डिप्रेशन। ये वो लोग हैं जो मेरे आपके साथ, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी मिसाल दी और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने घर से बात शुरू की कि हमारे जिनको हम लोग देखते हैं कि टीवी पे आते हैं बड़े खुश हैं, देखें जी इनके लिबास देखें, इनकी खुशियाँ देखें जी, गाड़ी इनके पास है, मेकअप करके ये बैठे होते हैं। उनको पता है कि हमारी उस खोखली हंसी के पीछे हमारे मसाइल क्या है, हमारे इश्यूज क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हम ही को पता है। सो फंक्शनल डिप्रेशन को डील करना आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। हर वो शख्स, याद रखिए, हर वो शख्स जो हंस रहा है वो अंदर से खुश नहीं है। हर वो शख्स जो रो रहा है वो अंदर से बीमार नहीं है। अब उसके अंदर और बाहर का फर्क कैसे पता चले, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का। कैसे पता चले हिना को, कैसे पता चले काशिफ फराज को, कैसे पता चले ABCD को कि ये जो इसके साथ में जिंदगी गुजार रहा या गुजार रही हूं, इसको कोई प्रॉब्लम है। चंद एक निशानियां मैं बताना चाहूंगा। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पर ऐसे लोग मौजूद हैं, प्लीज उनको वक्त दीजिए। नंबर 1 क्या है? बेमकसदियत। अगर कोई शख्स गुफ्तगू करते हैं यार मेरी जिंदगी का पर्पज ही कोई नहीं, यार पता नहीं मैं क्यों पैदा हुआ हूं, पता नहीं मैं दुनिया में क्या कर रहा हूं, तो गौर कीजिए कि उसने ऐसी बात क्यों की है, अपनी बेमकसदियत का जिक्र क्यों किया। नंबर 2, अगर किसी को मुसलसल थकन रहती है, ये बात जहन में रखिए जो सुन रहे हैं मेरी बात को, कि अगर कोई मालूम जिस्मानी वजह नहीं है तो हमने ये सारी बातें सोचनी है जो हम कर रहे हैं। अगर तो कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल मसला, फिर नहीं। अगर कोई शख्स मुसलसल थकन का शिकार है, लगातार आपका हस्बैंड या आपकी बीवी या आपका बेटा बेटी कहते हैं कि पापा मामा मुझे हर वक्त थकावट रहती है, मेरा सर दर्द रहता है, मेरा जिस्म दर्द रहता है, मेरी कमर दर्द रहती है, मेरी टांगों में दर्द रहती है, और डॉक्टर कहता है जी बिल्कुल ठीक है, तो इससे हम कहते हैं साइकोजेनिक पेन्स, तो कहीं ना कहीं नफ्सियाती दर्द है एक्चुअली। नंबर 3, अगर कोई जज्बाती नमनेस का शिकार है, कोई मर गया उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, कोई जिंदा हुआ उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, इमोशनलेस है, वो बिल्कुल नमनेस का शिकार हो गया। नंबर 4, अगर उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि नींद का ना आना नफ्सियाती बीमारी है, नींद का ज्यादा आना भी नफ्सियाती बीमारी है। बहुत ज्यादा सो रहा है जी, 16 घंटे 18 घंटे अगर कोई सो रहा है तो वो भी नफ्सियाती तौर पर बीमार है, और अगर 6 घंटे से कम नींद है किसी की, वो भी नफ्सियाती तौर पर बीमार है। चेक कीजिए कि बिना किसी मालूम वजह के उसकी नींद कम क्यों हुई। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमें जो व्यूअर्स हैं हमारे, प्लीज आप लाइव कॉल जरूर करें। हम चाहते हैं कि आज आप अपने मसले हमसे डिस्कस करें। हर घर में मसला है, हर घर में किसी को हेलुसिनेशंस होती हैं, किसी को ख्वाब ज्यादा आते हैं, कोई रात को नींद के वक्त चलना शुरू हो जाता है, कोई अपने आप को बीमार फील करता है। तो आप सब आज हमारे साथ अपने स्टडीज जो हैं, अपने वाकयात जो हैं शेयर करें। डॉक्टर साहब आपकी रहनुमाई फरमाएंगे और आपको बताएंगे कि राइट ट्रैक क्या है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई शख्स ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया, इसके लिए मैं आपको थीसिस बता देता हूँ, उसे कहते हैं फूड फॉर लव। अभी इस मेरे सेगमेंट से पहले आप खाने की बात कर रही थी, तो मैं वहां बैठकर सोच रहा था, कैमरे के पीछे बैठा हुआ, कि क्या कभी आपने ये देखा है कि मेरे बच्चे ने अचानक ज्यादा को खाना शुरू कर दिया? कभी हमारे वालिदैन ने या हमने अपने बच्चों को ऐसे चेक किया है कि मेरे बेटे और बेटी का वजन क्यों बढ़ रहा है? इसे फूड फॉर लव कहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को मोहब्बत की कमी नजर आ रही है, जिस कमी को पूरा करने के लिए फास्ट फूड, जंक फूड और खाने पे चला गया है। इसी तरह से अगर उसको नफ्सियाती मर्ज है तो वो खाना कम कर देगा। दोनों सूरतों में पेरेंट्स का काम है चेक करे कि मेरा खाना ज्यादा खाएगा या खाना कम कर देगा बच्चा। दोनों ही बीमारियां हैं। उसके बाद बहुत बड़ा मसला तन्हाई। अगर आपका बेटा और बेटी कमरे में बंद रहते हैं, तन्हा रहना पसंद करते हैं, फंक्शन पे नहीं जाते, शादी ब्याह पे नहीं जाते, गैदरिंग में नहीं जाते, किसी होटल में आपके साथ खाना खाने नहीं जाते, कहते हैं मैं घर में ठीक हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ा, फंक्शनल डिप्रेशन का शिकार हो रही है आपकी औलाद या आपका जो पार्टनर है। और उसके बाद लोगों से उकताहट। अगर उसको लोग बुरे लगना शुरू हो गए हैं, रिलेटिव बुरे लगने शुरू हो गए हैं, अपने ददियाल ननिहाल से दूर हो रहा है, दोस्तों से दूर हो रहा है, किसी मिलता नहीं है, ना रात को बाहर जाता है, ना दिन को बाहर जाता है, ना यूनिवर्सिटी जाता है, ना कॉलेज जाता है, ना किसी मिलता है, ना कोई उसका दोस्त है, ना उसको कोई फोन आता है, ना कोई मैसेज आता है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, जो कि हम यूजुअली नहीं करते। दूसरा बात जो अभी आपने फरमाई, एंजाइटी और पैनिक अटैक। डॉक्टर साहब एक कॉलर ले लें जी प्लीज। साथ इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर काशिफ फराज साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त ये बयान करते हैं। गुजारिश ये है कि एक सवाल है काशिफ साहब से कि क्या एंजाइटी और इस्लाम से दूरी की वजह का बाइस बन रहा है? ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, क्या इस्लाम से दूरी है या कोई और वजह है? काशिफ साहब जी देखिए, बात ये है कि हम एक जनरल टर्म में बात करके
तो असल में बहुत सारे लोगों को गुनाहगार साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या तमाम मजहबी लोग जो हैं, क्या उनको नफ्सियाती मसला नहीं होता? जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, सारे रोजे रखते हैं, क्या उनको नफ्सियाती मसला नहीं हो सकता? हाँ, एक लिहाज तक इनकी बात ठीक है कि रूहानी तौर पर जो कनेक्ट ना होना है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह की किताब से, उसकी वजह से यकीनन रूहानी मसाइल भी आते हैं, नफ्सियाती मसाइल भी आते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअल हीलिंग और मेंटल हीलिंग में फर्क है। हाँ, और लेकिन वो सिर्फ एक वजह नहीं है कि क्योंकि अल्लाह से वो दूरी इख्तियार कर गया या उसने नमाज में कहीं कोताही कर ली लिहाजा वो नफ्सियाती मरीज बन गया। सो हम उसको 100% उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जैसे मैंने अभी आपको अलामतें बताई हैं, इनको भी तो देखें ना, कोई तनहा तो नहीं हो रहा, खाना तो नहीं ज्यादा खा रहा, नींद पूरी नहीं कर रहा, कहीं वो अलग थलग तो नहीं, कहीं ताहत का शिकार तो नहीं। तो ये चीजें भी शामिल हैं। खाली अल्लाह से दूरी या अल्लाह के अहकामात से दूरी उसकी वजह, अगर ऐसी वजह हो तो फिर तो पूरा यूरोप नफ्सियाती बीमार हो जाए। वो तो स्पिरिचुअल नहीं उस तरह जिस तरह से हम हैं। तो इस तरह से मैंने अपने क्लिनिकल आपको प्रैक्टिस की बात बताता हूं। आप यकीन कीजिए है ना, अगर 50% इस्लाम या मजहब से दूरी वाले आते हैं मरीज, तो 50% वो भी आते हैं जो बहुत ही ज्यादा मजहबी हैं जी, उनको भी अपने मसाइल हैं, उनके भी अपने इशू, बल्कि वो कहते हैं सर मैंने नमाज कभी मिस नहीं की, सर मैं रोजा रखता हूं, सर मैं ज़कात देता हूं, सर मैं हज करता हूं, सर मैंने उम्रे 4 किए हैं, सर फिर भी मुझे नफ्सियाती बीमारी। अपनी हीलिंग जो है वो ज्यादा अच्छी कर सकते हैं कुरान से। बिल्कुल। अच्छा, इसको देखें, इस तरह से ये भी देखें आप कि क्या जो अल्लाह के बहुत करीब होता है उसे जिस्मानी बीमारी नहीं होती, बुखार नहीं होता उसे, क्या उसे कोविड नहीं हो सकता? तो इसी तरह से अल्लाह के करीब होने के बावजूद आपको नफ्सियाती आजमाइश आ सकती है। खाली ये कह देना कि अल्लाह से दूरी की वजह से सारा कुछ हो गया है, वो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला तो उसका भी है जिसने अल्लाह के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। क्या शैतान का भी अल्लाह नहीं है? अल्लाह ने तो शैतान को भी आज तक कोई सजा नहीं दी। तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैं इसलिए ये बात बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि 90% ये होता है ना कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कहते हैं जी ये अल्लाह की तरफ से सजा है जी, इनको जी इनका बच्चा नफ्सियाती मरीज इसलिए बन गया, जी जिन चिमटे इसको अल्लाह की सजा है। नहीं, ऐसा ना कहें प्लीज। अल्लाह की आजमाइश पिछले दिन वाकया देखे ग्रीन टाउन में, मां ने कहा कि मुझे बलि चढ़ाई अपने बच्चे की। जी बिल्कुल जी, मुझे आमद हुई थी, मुझे ख्वाब में पता चला, बिशारत हुई है। कहां जा रहे हैं हम? जाहिलियत का दौर में जा रहे हैं। इसी को भी आपने कहा hallucination and delusions, delusion of persecution, इसी को कहते हैं कि ख्वाब में आना वो मुझे मार रहा है या मैं किसी को मार रहा हूं तो उससे जो है वो मेरी कुर्बानी देने से मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा नफ्सियाती मसला है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। इसको कारपेट के नीचे रखने की नहीं है कि आप इसकी बात ही ना करें, बस ठीक है जो हो गया दबा दे केसेस को। अभी एक डॉक्टर ने अभी आपको पता है कि सुसाइड की है, ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो क्या ऐसी बातों को दबा देना चाहिए? अभी मजंग में एक साहब ने एक खातून और उसके 2 बच्चों को गोली मार दी है। अभी आपको पता है इछरे में एक खातून ने अपने 3 बच्चों का गला काट दिया है। क्या इसलिए बात ना करें इस मौजू के ऊपर कि इस पर बात करना जो है टैबू है माशरे का एक? तो क्या फिर आप चाहते हैं कि ये केसेस बार बार आए? अभी आपने नूर मुकद्दम का हवाला दिया, एक केस था ना जिसका आपको पता चला। नूर मुकद्दम जैसे डेली कम से कम पाकिस्तान में सैकड़ों केसेस होते हैं जिनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, जिनका पता है। लोग अपनी खामोशी में, लोग अपनी शराफत में, अपनी खुददारी में, लोग अपने सफेद पोश होने की वजह से क्या बताएं किसी को? हमारी बच्चियों के मामले में तो खास तौर पर खामोश हो जाते हैं। क्या हम बताएं कि हमारी बच्ची घर से चली गई थी? क्या हम बताएं हमारी बच्ची हमारी बात नहीं मान रही थी? केसेस दर्ज नहीं कराते, वो सामने नहीं आते, वो बात नहीं करते। तो प्लीज बात कीजिए। जिनको जो भी प्रॉब्लम है, अपने मसले को छोटा या बड़ा, आपका काम नहीं फैसला करना, ये हमारे नफ्सियात का काम है। वो आपको बताए बात का बहुत छोटी सी बात जिसको आप बहुत इजी ले रहे होते हैं, जैसे अभी आपने अलामत की कि एक ख्वाब आपको आता है, उस एक ख्वाब की वजह से आप अपने बच्चों को मार देते हैं। इसलिए उस एक ख्वाब को भी डिस्कस कीजिए, वो क्यों आया। हम आपको बताएंगे कि उसके पीछे नफ्सियाती रीजंस हैं, उलझन है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी इश्यू है, कोई आपका भूख है, कोई आपकी डेफिशिएंसी है, कोई आपकी एनीमिक है, आप में ब्लड की कमी है, आप में आयरन की कमी है, आप में कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से आपको ऐसे ख्वाब आते हैं। खाली ये नहीं है कि आपको बिशारत हो रही है, आप अल्लाह के इतने नेक बंदे नहीं है कि आपको अल्लाह ताला और फिर अल्लाह ने बिशारत में कहना कि औलाद को मार दो या अपने खावंद को गोली मार दो या अपनी बीवी का गला काट दो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रूहानी तौर पर, दीनी तौर पर बच्चे को दान कर दो या रात को उसकी डेड बॉडी जो है वो किसी कब्रिस्तान में जाके लटका दो या उसकी गर्दन काट के। कॉलर है डॉक्टर साहब, शानज़े है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शानज़े, क्या पूछना चाहेंगी? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं हूँ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। शानज़े प्लीज अपना टीवी वॉल्यूम बंद कर दें, बिकॉज एको वुड नॉट अलाउ अस टू टॉक टू यू, बिकॉज वो एको आ रहा है। जी
और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे एग्जाम्स में तकरीबन 10 डेज है। ठीक है। तो बेसिकली मेरे घर के हालात बहुत खराब है इस तरह से कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो वैसे ही नफ्सियाती मरीज है, मेरी मदर साइकोलॉजिस्ट है, मेरे फादर भी बस इसी तरीके से हैं। मेरे जो भाई हैं वो मेरे से छोटे हैं, ठीक है, वो मेरे से छोटे हैं, तो इस वजह से वो मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे लिए मसले बनाते हैं और वो इतने हार्श हैं कि वो छुरी तक उठा लेते हैं। घर में मेरे भाई हैं, वो हैं, एक 14 साल का है, एक 12 साल का है। तो एग्जाम में तकरीबन 10 दिन रह गए हैं एंड आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, मेरे मैट्रिक में भी मार्क्स अच्छे हैं। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है। तो इस तरह की एंजाइटी को बंदा कैसे टैकल करेगी जब 24 घंटे आप इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हो कि आपके लिए जीना भी मुश्किल हो और मुसलसल you're टैकलिंग विद डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंड बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर वर्किंग? यस, बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर वर्किंग। वो क्या डॉक्टर्स हैं? मदर साइकोलॉजिस्ट हैं, फादर शायद कुछ और करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शांति ने जो बात की है वो ये कहना चाह रही है कि घर में भाई भी एंजाइटी पैदा कर रहे हैं उसके लिए, पेरेंट्स टाइम नहीं देते, घर का पूरा माहौल बड़ा टॉक्सिक माहौल है। बच्चा छुरी उठा लेता है। जी, बच्चा छुरी उठा लेता है। अब मसला ये है कि बच्चे को छुरी तक पहुंचाया किसने है? उसी माहौल ने जिसकी शान से बात कर रही है। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ शानज़े की, वो कह रही है मेरी मदर एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर माहिर नफ्सियात का ये हाल है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम हंसते मुस्कुराते हैं इसका ये मतलब नहीं हमारे घरों में प्रॉब्लम नहीं है। उस माहिर नफ्सियात का क्या आलम होगा जिसको अपने बेटे का छुरी उठाना नजर नहीं आता? ये पहली निशानी होती है कल आपका बच्चा किसी तरह भी जज्बातीपन में कोई भी हरकत कर सकता है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है, इंपल्सिव हो सकता है। वो इंपल्सिविटी में उसको पता भी नहीं चलेगा उसने अपने आप को या दूसरे को काट दिया उस छुरी से। लिहाजा ऐसे बच्चों से तो छुरी, बल्कि घर से छुरी बहुत दूर रखनी चाहिए, उसे लॉक में रखना चाहिए। अब माहौल ऐसा क्यों है? इसलिए कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, सब्स्टिट्यूट ही कोई नहीं उसके पास, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता शानज़े के साथ। शानज़े किसको अपना दुख बताए? ठीक उसने कहा बात की कि ऐसे माहौल में कहाँ जाऊं। शानज़े आप अकेली का कसूर नहीं है, पाकिस्तानी मुआशरे में आप जैसी लाखों बच्चियां और बच्चे हैं जो टॉक्सिक माहौल में रहने पर मजबूर हैं। उसकी वजह क्या है? पेरेंट्स एजुकेट नहीं है, पता नहीं है उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको ये नहीं पता क्वालिटी टाइम कहते किसको हैं। हम खाना इकट्ठे नहीं खाते, हम पानी इकट्ठे नहीं पीते, हम फंक्शन में इकट्ठे नहीं जाते, हम मूवी इकट्ठे नहीं देखते, हम म्यूजिक इकट्ठे एंजॉय नहीं करते, हम टीवी इकट्ठे नहीं देख सकते। इवन कि मैं तो कहता हूँ मोबाइल को इकट्ठे इस्तेमाल करना चाहिए बैठकर। क्यों नहीं कर सकते पेरेंट्स और बच्चे? अगर बच्चे कार्टून देखते हैं, पेरेंट्स क्यों कार्टून में देख सकते? अगर पेरेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते हैं, बच्चे क्यों नहीं देख सकते उनके साथ बैठकर? कम से कम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो जब तक इनके पेरेंट्स और इनके भाई बैठकर कम्युनिकेट नहीं करते, आपस में बात नहीं करते, घर के माहौल की टॉक्सिसिटी को कम नहीं करते, तो शानज़े जैसे बच्चों के मसाइल हल नहीं हो सकते। कहने वाले हैं आपको कोई अच्छी एडवाइस दें डॉक्टर साहब, ताकि एक हौसला भी आए। देखिए शानज़े, सबसे पहला काम तो ये कीजिए, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकालिए बच्चों को, छोटे भाइयों को। मुझे आप बताइए कि कभी आप उनको खुद उंगली पकड़कर ग्राउंड लेकर गए हैं? कभी वॉक करवाइए उनको, कभी एक्सरसाइज करवाइए उनको, कभी उनको डोपामीन हम कहते हैं वो रिलीज होता है आपका बिल्कुल मेंटली, उसके लिए हम कहते हैं कोल्ड शावर डोपामीन, कोल्ड पावर। कभी ठंडे पानी से नहलाया उनको, कभी ठंडे पानी से वजू करवाया उनको, करके देखिए आप। अभी अरोमा थेरेपी यूज कीजिए उन भाइयों के ऊपर, अरोमा थेरेपी। 3 अरोमाज मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए। किसी मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं। अगर रात को आप में से किसी को नींद नहीं आती तो लिवेंडर इस्तेमाल कीजिए, एसेंशियल ऑयल लिवेंडर का। रात को अपने हाथ की बैक साइड के ऊपर और अपने कान के पीछे या अपनी गर्दन पे एक कतरा उसका लगाइए और बेहतरीन आपको रात को नींद आएगी, लिवेंडर। अगर सुबह के टाइम आपको प्रॉब्लम है, जब आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, उस वक्त अगर आपके भाई तंग करते हैं तो सुबह उनको मस्क लगाइए, MUSK मस्क, उसे मुश्क कहते हैं उर्दू में। दैट इज अगेन वेरी पावरफुल, जबरदस्त किस्म की चीज है। और अगर दोपहर को प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं वो, तो उनको अंबर लगाइए। अच्छा। अंबर, सुबह मस्क, दोपहर को अंबर, शाम और रात को लिवेंडर। ये एरोमा थेरेपी आप इस्तेमाल कीजिए, दुनिया की बेहतरीन इलाज और कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। आप देखेंगे बच्चे स्मूथ हो जाएंगे, उनकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, उनका एंगर मैनेज होना शुरू हो जाएगा। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं ना कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर रखा होता है, क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाता हूं मुझे गुस्सा आता है तो मैं वो लगा के इसको स्मेल करता हूं ताकि गुस्सा कम हो। फराज साहब, बहुत जबरदस्त आपने थेरेपी बताई है। छोटी सी हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मगर आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम ज़हनी अमराज के ऊपर बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से वाक़यात जो हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कौसर हुसैन मलिक साहब हैं, सऊदी अरेबिया से। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। थैंक यू, आपने मेरी कॉल लिया और आपका शुक्रिया कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम करते हैं जिनका फायदा होता है। ये इंसानियत की भी खिदमत है आपका, मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सऊदी अरेबिया में मैं 40 साल, काफी लोग मेरे अहबाब सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, मैं इनका डॉक्टर साहब का वैसे भी फैन हूँ, लेकिन अभी मैं मुख्तसर टाइम है टीवी पर, मेरी 70 साल उम्र है, मैं ट्रेडी भी मेरे साथ बहुत बड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और मैं जिंदगी गुजार हूँ, अपने बेटे पोतों को पाल रहा हूँ। लेकिन सवाल मैंने ये पूछना था कि मुझे नींद नहीं है अब ना, सारी नींद तो मैं साइकियाट्रिस्ट से दवाई भी लेता हूँ, आ जाती है, मैं बड़ा अपना केयर करता हूँ। मुझे ख्वाब बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, ख्वाब, और मतलब कोशिश भी किया है मैं, जितनी मेरे में समझ बूझ थी कि मैं इसको तब्दील करूं, पढ़ूं, ये हो, लेकिन आ जाते हैं कहाँ से कहाँ। जिनको आज से 40 साल पुराने जब जंगल में सऊदी अरेबिया में शिकार पर गए थे, वो आ जाएगा जी, ये हो जाए, पता है ये समझ नहीं आ रही, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। मतलब क्योंकि डॉक्टर साहब पर अल्लाह का खास करम है, कुछ खास बुजुर्गों का भी इनके ऊपर करम है और हमारी दुआओं का भी असर है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ताकि मुझे ये थोड़ा सा गाइड भी कर सके और हो सकता है मेरी वजह से कुछ और लोगों का भी फायदा हो जाए। कौसर हुसैन मलिक साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब सुने। डॉक्टर साहब जी, कौसर मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती दे। कौसर साहब, 2-3 काम कीजिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ख्वाब ज्यादा आना अच्छी सेहत की अलामत है, बुरी सेहत की अलामत नहीं है, क्योंकि आपने वजाहत नहीं की कि ख्वाब को डरावने आते हैं या आपको ख्वाब नेगेटिव आते हैं। अगर सिंपली ख्वाब आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ख्वाब आना बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, वो नींद की गोली भी लेते हैं? अच्छा जी, मैं अर्ज करता हूं। अब आपने जहां कहा कि नींद की गोली आप लेते हैं, तो जब आप नींद की गोली लेते हैं तो आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के दरमियान में गॉड बैठा होता है, वो सो जाता है नींद की गोली की वजह से, तो इस वजह से भी ख्वाब ज्यादा आते हैं। अगर आप 2-3 काम कीजिए, अगर तो डॉक्टर ने आपको गोली नहीं लिख कर दी, खुद से आप इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक दिन गोली की बजाय आप 2 काम कीजिए। पहला काम आप ये कीजिए, आप कोल्ड शावर डोपामिन लीजिए, ठंडा पानी लीजिए, बर्फ का 2 या 1 ब्लॉक लीजिए अपने फ्रीजर में से, उसको टब के अंदर डालकर ठंडा कर लीजिए पानी। सऊदीया में वैसे भी गर्मी होती है, ठंडे पानी से नहाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ठंडा कर लें, उससे रात को आप नहाएं। दूसरा काम आप ये कीजिए, नहाने के बाद आप सोने से पहले सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह नास, और अगर हो सके तो सूरह यूसुफ, इन तीनों की तिलावत फरमाएं, या आप अपने उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर इसकी कारी बासत की तिलावत लगा के सुन लें उसको। और उसके बाद जब सोने लगे तो 1 कतरा लिवेंडर का लगाना। कैसे है ये तमाम लोगों के लिए जिनको अरोमा थेरेपी के यूज का नहीं पता, ये मैंने देखिए, मैं खुद अपनी पॉकेट में रखता हूं हर वक्त अरोमा कोई ना कोई, तो इस तरह से आप लेके हाथ की बैक साइड के ऊपर एक ड्रॉप लगाइए इसको ऐसे करके, कौसर साहब। उसके बाद इसी को कराटे चॉप के ऊपर लगाइए, दिस इज कॉल्ड कराटे चॉप, पीछे बैक पे कराटे चॉप के ऊपर, और फिर इस हाथ को अपने से 6 इंच के फासले पे रख के नाक के 3 से 5 मिनट तक इनहेल कीजिए इसको। जब आप इनहेल करें तो कोई और काम नहीं आपने करना, ना आप टीवी देखना, ना आपने मोबाइल यूज करना, ना आपने खाना खाना, आपने डेडिकेटेडली 3 से 5 मिनट इनहेल करना है। ठीक है। और उसके बाद आप आज ही काम कीजिए, सोइए, और फिर कल मैं तो नशियात में नहीं होगा, आप बताइएगा फोन करके हिना को कि आपको कैसे असरात हुए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप 1 वीक ये कर लें तो आपको पूरी जिंदगी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एश्योर यू, मैं आपको पूरे यकीन से, ईमान की सलामती से कह रहा हूं, मैंने आज तक कभी नींद की गोली नहीं खाई। मुझे बहुत टेंशन परेशानियां होती हैं पेशेंट्स की वजह से। मैं हमेशा अरोमा थेरेपी करता हूं, कोल्ड शावर डोपामिन लेता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करता हूं, और बहुत अच्छी नींद आती है। आप आज करके देखिए, आपकी गोली छूट जाएगी। ख्वाबों पे आप परेशान ना हो, जब नींद आपकी अच्छी आती है, ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत शुक्रिया। कौसर साहब, आप सुन रहे होंगे और डॉक्टर साहब की एडवाइस पे प्लीज़ अमल कर रहे हैं, बताइएगा कि आपको वाकई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे होते हैं, हेलुसिनेशंस आ रही हैं, जिन नज़र आ रहे हैं, भूत नज़र आ रहे हैं, या ख्वाब में जो आपने जैसे पहले भी जिक्र किया बली के वाक़यात ऐसे हुए हैं, ये असल वजह क्या होती है, इसके पीछे क्या साइंस है? पहली बात तो ये ना ये कि ये बहुत ही शदीद जहनी मर्ज है, इसको लाइट न, ये माइल्ड जहनी मर्ज नहीं है, ये एक्सट्रीम है। हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स आर एक्सट्रीम। अब जब ये आना शुरू हो गए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप स्किज़ोफ्रेनिक हो रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर।
अब इसका बकायदा ट्रीटमेंट होना है, ये खाली थेरेपी से काम नहीं चलना, ठीक है। ये खाली काउंसलिंग एंड गाइडेंस से काम नहीं चलना। अब हेलुसिनेशंस की बहुत सारी किस्में हैं। पहली जो किस्म है दैट इज कॉल्ड एडिटरी हेलुसिनेशंस, यानी आपको आवाजें सुनाई देती हैं। एक है विजुअल हेलुसिनेशंस, आपको चेहरे नजर आते हैं। अगर दोनों मिक्स होके आ गए हैं तो ये और भी डेंजरस है कि आपको नजर भी आते हैं। अक्सर हमारे पेशेंट है, मेरे पास एक खातून आती है 70 साल की, वो कसूर से आती हैं, वो कहती हैं कि छोटे छोटे बच्चे बौनों की शक्ल में आकर मेरे साथ रात सो जाते हैं। अब जब हिस्ट्री में हम गए तो पता चला कि वो साहिब औलाद नहीं है, इश्यूलेस हैं। तो वो जो कमी थी वो इस तरह से पूरी करती हैं कि उनको लगता है कि छोटे छोटे बच्चे मेरे पास रात को आके रहते हैं। एक हमारे पास कॉलर है, साइमा है उकाड़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, मैंने ना ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है। हालांकि मुझे पता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे देख के ही बच्चे सीखते हैं। तो वही है कि बच्चे भी वही गुस्सा, वही जो चीज मैं गुस्सा करती हूँ जैसे बच्चे भी वैसे ही गुस्सा करते हैं। तो मैंने इसके बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जी साइमा साहब, पहली बात तो ये कि गुस्सा आना कोई बुराई नहीं है, गुस्सा जिबिल्लत है इंसान की और बाई बर्थ हर इंसान में होता है। गुस्से का इजहार बुरा है। अगर तो आपको गुस्सा आता है लेकिन आप उसको मैनेज करती हैं, इट्स वेरी गुड, क्योंकि इनके बगैर जिंदगी फजूल है। लेकिन अगर उसका इजहार इस तरह करती हैं कि आप गाली गलोच करती हैं, अब्यूसिव हो जाती हैं, कोई फैंटी लगा देती हैं, कोई बच्चे को चांटा मार देती हैं, दैट इज वो गलत बात है, जारहियत बुरी बात है। अब आपने कहा कैसे उससे ठीक करना है। देखिए, उसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उस पर अमल करना शुरू कर दिए आज से ही। आपने कहा गुस्से की हालत में खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो उठ के बैठ जाएं, आधा ग्लास पानी पी लें। ठीक है। जो ही आप ये 30 to 40 सेकंड गुजारेंगे, उसके बाद जब आप बात करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा, रिस्पॉन्स होगा और गुस्से से आप बहुत हद तक बाहर आ जाएंगे। नंबर 2, जब आपको गुस्सा आए तो माइंडफुलनेस, यानी उस मौके पे आ जाएं जहां पर आप बैठे हुए हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है 5 चीजों को नाम लेकर देखें। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मैं कहूंगा फूल, मोबाइल, हिना, पेंसिल, कागज, ये 5 चीजों को मैंने देखा। ठीक है। 4 चीजों को आप सुने, सुनाई आपको देनी चाहिए, आवाज को सुनाई दे, पंखे की, एसी की, किसी की, मोबाइल की, टिक की। इसी तरह से 3 चीजों को आप छू कर देखें, जैसे मैंने इसको छुआ, इसको छुआ, इसको छुआ। 2 चीजों को जो आप सूंघ कर देखें और 1 चीज को आप चख कर देखें। तो इससे आपको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो सकते हैं। 5 4 3 4 1 तो इससे आपका हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। छोटी सी व्यूज ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम मेंटल वेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर काशिफ फराज हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ हमें लाइव कॉल्स करके अपने सारे मसाइल जो हैं डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपने कहा 3 ऐसी चीज़ें हमने करनी है, जिसमें आपने अरोमा थेरेपीज़ के बारे में बताया। आपने बताया कि हम कैसे जो इस चीज़ को कर्व कर सकते हैं और कैसे जो है थेरेपीज़ ले सकते हैं। साउंड के हवाले से आपने बताया, आवाज़ आया, गुस्सा कम करने के लिए भी बताया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जो कि ख़वातीन बताती नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 2-3 महीने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है, कनाडा में रहती है, उसको इतना डिप्रेशन था कि उसने नब्ज़ काट ली थी और नब्ज़ काटते काटते वो हॉस्पिटल पहुंची। कहती मुझे ये पता ही नहीं लगा कि मेरा बच्चा भी पैदा हुआ, क्योंकि मैं इस माइंड फ्रेम में थी और मुझे आइडिया नहीं हुआ। लेकिन नाउ शी इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। ये क्या होता है? देखिए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इस वजह से होता है कि खातून उस तरह के एक्सपीरियंस से पहले गुजरी नहीं होती, उसके लिए बिल्कुल नई बात होती है। दुनिया की जो बहुत बड़ी नॉवलिस्ट हैं, एलेक्स शेफक, उनकी जो सबसे खूबसूरत नावल है जिसका हर बंदे ने तकरीबन पढ़ा हुआ है, 40 रूल्स ऑफ लव, वो किसी को नहीं शायद पता कि उस नावल के पीछे उनका पोस्टमार्टम डिप्रेशन था। बेसिकली जी, बेसिकली उनकी किताब है ब्लैक मिल्क, काला दूध। जब उनके घर बेटी पहली पैदा हुई और उनके हस्बैंड से प्रॉब्लम हो गई तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई। वो कहती हैं कि उस वक्त मेरा कनेक्शन अगर मौलाना रूमी से ना होता और मैं शाह शम्स तबरेज़ रूमी को ना पढ़ती तो शायद मैं बच ना पाती और मेरी बेटी भी ना बच पाती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि उस वक्त हमें ज़रूरत होती है सपोर्ट सिस्टम की, फैमिली सपोर्ट सिस्टम की, ख़ास तौर पर हस्बैंड के सपोर्ट सिस्टम की। आप जानती हैं, यूरोप और अमेरिका में जब पहला बेबी पैदा होना होता है तो डॉक्टर्स जो हैं या गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो हस्बैंड को वाइफ के पास थिएटर में खड़ा करते हैं, उसका हाथ उसके हाथ में पकड़ा कर कहते हैं
कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इस वाले हमारे मुल्क में क्या होता है कि वो इतनी दूर चला जाता है अपनी बीवी से, यानी बीवी को भेज देते हैं अपने वालिदैन के घर पहले बच्चे के लिए, खुद अपने कहीं और। उस वक्त बीवी को जरूरत होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे पास से बात शुरू करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर है, अनाया है मियां चन्नू से। जी अस्सलाम वालेकुम अनाया। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी बेटी की जी अनाया, वो मेडिकल किया था तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, जिसकी वजह से उसने मेडिकल रख लिया। ठीक है। उसके बाद जब भी वो पढ़ती थी तो वो गिर सकती थी। अनाया आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल ब्रेक हो रही है, आप वापस बताती हैं आप क्या कह रही हैं? जी मैं मेरी बेटी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा अनाया, देयर इज अ डिस्टॉर्शन, आप हमें वापस कॉल करें तो फिर हम आपकी बात सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो ऐसे में बहुत सबसे पहली ज़रूरत होती है आपके हस्बैंड की जो आपके पास हो। दूसरी होती है फैमिली सपोर्ट सिस्टम की, कोई आपकी सहेली हो, कोई आपका दोस्त हो जो आपको हौसला देने वाला हो, आपकी सास हो, आपका ससुर हो, आपका देवर हो, आपका जेठ हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई आपके पास हो जो आपको बताए। जो पुराने दौर में जो हमारी दादियाँ थी, जो हमारी नानियाँ थीं, वो ये रोल अदा किया करती थीं, क्योंकि आप उन्होंने रोल अदा करना छोड़ दिया। जब शादियां होती थी, मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब बहिश्ती जेवर जहेज में दी जाती थी, उसके अंदर एक पूरा चैप्टर मौजूद था। बहिश्ती जेवर, बिल्कुल। उसके अंदर पूरा चैप्टर मौजूद था कि तुम्हारे घर जब पहला बच्चा होगा, दूसरा बच्चा होगा, तो तुमने अपने आप को कैसे संभालना है। आज हमने वो ट्रेनिंग देनी छोड़ दी, तो खातून को पता नहीं होता कि उसके अंदर जिस्मानी तौर पर हार्मोनल तब्दीलियां क्या आएंगी, ऑर्गेनिक तब्दीलियां क्या आएंगी, फिजिकल तब्दीलियां क्या आएंगी। तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि फैमिली सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उस वक्त। तो वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी बीवी को उस लम्हे में टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, डिस्कस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। और उन बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप जो महसूस करें वो अपने मियाँ को या अपने वालिदैन में से किसी को या अपने किसी बहन भाई को या अपने किसी भतीजे या दोस्त जो भी आपके करीब खातून है, उससे डिस्कस जरूर कीजिए कि आपको फीलिंग क्या आ रही है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बढ़ता जाता है जब आप डिस्कस नहीं करते, जब आप बात नहीं करते। एक जुमला मेरा बहुत याद रखिएगा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में खातून के अल्फाज उतने अहम नहीं जितना उसका रवैया अहम है। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो रवैया देखिए कि अगर वो नहीं कह पा रही कोई बात, तो उसके एटीट्यूड से आपको पता चलेगा कि उसको ये डिप्रेशन मौजूद है। तो ऐसे में रिक्रिएशनल देना, सैर करवाना, अच्छी खुराक देना, अच्छा माहौल देना, लाफ्टर थेरेपी देना, स्माइल थेरेपी देना, कोई ऐसी फिल्में, कार्टून दिखाना जिससे वो मुस्कुराए, हंसे, खुश रहे। अपने बच्चों, आपको पता है एक जमाने में तस्वीर बच्चों की लगाते थे जब बेटा पैदा हुआ, ये इसीलिए लगाते थे कि एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव रहे। तो उस वक्त उनको अच्छी तस्वीरें, अच्छा फ्यूचर, बच्चे के बारे में अच्छा फ्यूचर, कल अच्छी जिंदगी के बारे में, तो ये चीजें आप उनको दें तो आहिस्ता आहिस्ता पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंजेस की वजह से सब कुछ होता है। बहुत ज्यादा एक बड़ी वजह, बड़ी रीजन जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। और कुछ वजह समाजी और नफ्सियाती हो रही होती है। एक हार्मोनल चेंजेस भी आ रही हैं, प्लस क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो भी उस वक्त बहुत डिक्लाइन का शिकार होती है ना। आपने इतनी चेंज हो रही होती है, इतनी एफर्ट की होती है कि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लगी होती है ना। अगर आपने सिंपल भी गुजरी है, अगर आप डिलीवरी से, तो भी आपकी बॉडी पूरी की पूरी श्रिंक होकर रह जाती है, पूरी की पूरी निचोड़ी जाती है। और अगर आपका ऑपरेट हुआ है फिर तो बहुत ही ज्यादा आप कमजोर होती हैं। तो बॉडी साथ नहीं दे रही, हार्मोनल चेंजेस ज्यादा इंबैलेंस होती जा रही हैं। जिम्मेदारी अलग है, बच्चे को भी पालना है, घर भी चलाना है। कई खवातीन तो बच्चे को दूध पिलाते पिलाते वो काम भी कर रही होती हैं। तो ऐसे में उनको सपोर्ट चाहिए ना, तो सबसे बड़ी सपोर्ट कौन देगा? उसके न्यूजीलैंड की वजीर आजम जुसिंडा, वो मिसाल हमारे सामने थी कि ड्यूरिंग द असेंबली शी वाज लाइक, वो अपने बच्चे को फीड करा रही थी। अभी कल परसों एक बहुत वायरल हुई है कि एक खातून अपने गोद में बच्चा उठाकर क्लास पढ़ा रही है, प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान की वीडियो बहुत वायरल हुई है। तो अब देखिए ना कि आप बच्चे को अपने उठाया पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में क्या ऐसी खातून को डिप्रेशन भी नहीं होगा? वो तो होगा ना उसको। तो इस वजह से बहुत जरूरत है कि उनको सपोर्ट दीजिए उस वक्त। ऐसे में किसी मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं होती। द बेस्ट मेडिसिन इज लाफ्टर, बेस्ट मेडिसिन इज एप्रिसिएशन, कि यार तुमने तख्लीक किया है, तुम तख्लीकार हो, ये अल्लाह का काम है तख्लीक करना। अल्लाह ने तुम्हें तफवीज किया कि तुमने एक नई दुनिया को लेकर आई, बच्चे को, एक बच्ची को। तो ऐसे में उनको सपोर्ट दें, फैमिली का पूरे का काम उसको सपोर्ट दें, खुश रखें उसको, अच्छे कपड़े लेकर दें, अच्छा मेकअप लेकर दें, अच्छी जगह सैर कराएं, उनको तहाइफ दें, परफ्यूम दें, ये वही मैंने रोमा कहा वो दें। इसी तरह उस खतून को क्या चाहिए? उसको चाहिए पैरिफेरल हैक। पैरिफेरल हैक होता है कि ऐसे कहीं बैठकर किसी एक जगह के ऊपर 1 मिनट के लिए बगैर कुछ और किए उसको देखें,
तो 1 मिनट की जो मेडिटेशन है उससे आपका डिप्रेशन बहुत हद तक कम होता है। टैपिंग करें अपनी बॉडी को, ये 2 उंगलियां जोड़ें, ये देखें ऐसे करके 2 उंगलियां जोड़ें, 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं इंसानी बॉडी में, ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो कार्टिसोल को कम करता है, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा करता है। ये पहला हिस्सा यहां पर 1 2 3 4, दूसरा आंख के ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंख के नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट साइड पे 1 2 3 4, लेफ्ट 1 2 3 4, नाक के नीचे 1 2 3 4, चिन पे 1 2 3 4, कराटे चॉप पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कॉलर बोन पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, टैपिंग। अपनी बॉडी को दस्तक दीजिए। अब देखने आपने 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे करते हुए, लेकिन इसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आई हैं वो कार्टिसोल लेवल को कम करेंगी, डोपामीन को और मेरे जो दीगर हार्मोन है, हार्मोन एंडोर्फिन को, कार्टिस उसको बढ़ाएंगे। तो कार्टिसोल जब कम होगा डिप्रेशन खुद बहुत ठीक होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हैप्पी हार्मोन भी लोग लेते हैं, एक मेडिसिन आती है जिससे आपको ना गुस्सा कम आना शुरू होता है। आई थिंक बीटा ब्लॉकर्स होते हैं या व्हाटसोएवर, क्या लेनी चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि नेचुरल क्यों नहीं आप लेते। 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ और 4। पहला एंडोर्फिन हार्मोन कैसे मिलेगा? 15 मिनट की एक्सरसाइज से मिलता है, रनिंग से मिलता है, वॉक से मिलता है। क्या आप और मैं अपनी जिंदगी के लिए अपने आप को 15 मिनट नहीं दे सकते? पहला हार्मोन हो गया। दूसरा होता है डोपामीन हार्मोन। ये जब आप अचीवमेंट करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई अच्छा लिबास पहनते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, डोपामीन मिलता है। क्या मैं और आप नहीं कर सकते 24 घंटे में एक दफा ये काम? तीसरा हार्मोन होता है सेरोटोनिन हार्मोन। ये कैसे मिलता है? ये मिलता है जब आप किसी के सर पे हाथ रखते हैं, जब आप किसी यतीम का, किसी का मदद करते हैं, किसी को 10 रुपए दे देते हैं। और फिर आखिरी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जादू की जफ्फी से मिलता है। डॉक्टर साहब, एक फोन हमारे कॉलर जो है उन्होंने वापस हमें कॉल किया, अनाया त्योकाड़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम अनाया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में डिस्कस करना है। जी जी। वो मैट्रिक का एग्जाम दिया तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, जिसकी वजह से हमने मेडिकल उससे दिखवा दिया। ठीक है। लेकिन जब वो पढ़ती है तो उसका सर फूक हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता, और जब सोती है तो 48 घंटे सोती रहती है। जब पढ़ती है तो सर सुन हो जाता है, जब सोती है तो 48 घंटे सोती है। मेडिकल की स्टूडेंट रहती है। ठीक है जी। तो घर का माहौल 2 साल से वो पढ़ नहीं सकती। 2 साल से पढ़ नहीं सकती। सर डॉक्टर साहब आप पूछिए सवाल। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये बेटी जो है कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही और उसको कोई फिजिकल या उसको कोई जिस्मानी बीमारी या मसला तो नहीं? नहीं, पहले तो नहीं ले रही थी, अब नफ्सियाती माहिरीन को दिखाया, बार बार दिखाती रही काफी डॉक्टर को, फिर वो मेडिसिन लेती रही है। क्या आप मुझे बता सकती है कौन सा साल्ट ले रहे हैं? दवाई का नाम याद है आपको? नहीं, मुल्तान में करवाया था। अच्छा, दवाई का नाम याद है? मैं कह रहा हूँ गोली जो दे रही है बेटी को। नहीं, अब तो नहीं ले रही, अब तो सारी छोड़ दी है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं नफ्सियात में, SSRIs भी ऐसी हैं, ट्राइसाइक्लिक भी ऐसी हैं जो दिमाग को सुन यानी कि वो नमनेस का शिकार कर देती हैं, इमोशनलेस कर देती हैं, उसकी वजह से भी नींद ज्यादा आती है। अब ये जो आपने बेटी की बात की, देखिए उसकी एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर कहीं पर डिससेटिस्फेक्शन है बेटी को। बहुत ज्यादा सोना जो है, हाइपर एक्टिविटी जो है स्लीप की, वो इसलिए होती है कि आप कहीं गैर मुतमिन है जिंदगी से। और जो आपने कहा पढ़ते हुए सुन हो जाता है, इसका मतलब है कि पढ़ने से डिस्कनेक्ट हो रही है वो, तो कहीं ना कहीं उसके एजुकेशनल या उसके कॉलेज या उसके घर या उसकी सोशल गैदरिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। चेक कीजिए जरा कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है। अगर वो डिस्कस नहीं कर रही, उसे डिस्कस कीजिए। वो कह रहे हैं दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा। जी, वो इसलिए नहीं हो रहा ना कि जब आपका साइकोलॉजिकल इतना बढ़ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस, तो दवाई को असर करते हुए कई माह लगते हैं, बात 8 से 10 माह लग जाते हैं, दवाई असर नहीं करती। लेकिन उससे कहीं बेहतर है कि अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि मेरी बेटी कहां डिस्कनेक्ट हुई है और मैं बेटी से कहां डिस्कनेक्ट हुई हूं। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बेटी को कोई ना कोई इश्यू आ रहा है, जो ना वो आपको बता रही है, ना अपने पापा को बता रही है, ना अपने बहन भाइयों को बता रही है, वो खुद फेस करी, अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार हो रही है। क्यों हो रही है ये देखने की जरूरत है। ऐसी बच्चियां ऐसी उम्र में बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्ट हुई होती हैं, मगर वो बता नहीं पा रही होती। तो एक तो ये चेक कीजिए। अब फौरी तौर पे आपने एज ए मदर क्या करना है? सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप कोई अच्छा ऑयल लेके उसके सर पे मालिश कीजिए, यानी जैसे जिसको मसाज कहते हैं, मसाज थेरेपी, ताकि उसके जो ब्रेन के ऊपर जो ऑक्सीजन लेवल है
और जो ब्लड लेवल है वो जा सके, क्योंकि ऐसे में होता ही है कि आपका ब्लड लेवल जो है वो ब्रेन तक पहुंचता नहीं है और आपके ब्रेन के डेड सेल्स होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा काम, जैसे मैंने अभी बताया कि आप कोल्ड शावर डोपामिन स्पाइक दीजिए, ठंडे पानी से मुंह हाथ धुलवाइए, उसका पांव धुलवाइए, बाजू धुलवाइए, सर के ऊपर ठंडा पानी थोड़ा सा डालिए और ये 2 से 3 दफा दिन में कीजिए। तीसरा काम आप ये कीजिए कि उसको अरोमा थेरेपी इस्तेमाल कीजिए। चौथा काम कीजिए, उसको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम ब्रीदिंग करवाइए, 5-5 दफा ब्रीदिंग अपने सामने बैठकर कराएं। छठा काम ये कीजिए, रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी बॉडी को स्ट्रेच करें छोड़ दें, स्ट्रेच करें छोड़ दें, बाजू स्ट्रेच करें, हाथ स्ट्रेच करें छोड़ दें, स्ट्रेच करें छोड़ दें, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें छोड़ दें, स्ट्रेच करें छोड़ दें। इसी तरह से अपने सर दाएं बाएं करें, ऐसे छोड़ दें, लेफ्ट करें छोड़ दें, आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करें छोड़ दें, टांगों को स्ट्रेच करें छोड़ दें। तो पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करवाइए ताकि उसका ऑक्सीजन लेवल और उसका ब्लड लेवल जो है वो फास्ट हो और उन जगह तक पहुंचे जहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ये 4-5 काम आप इकट्ठे कीजिए, मगर जहन में रखिए बेटी ने ये काम नहीं करने। जो नफ्सियाती क्लाइंट होता है वो काम नहीं कर सकता, ये हमें करने हैं। यानी बतौर मदर आपने सामने बैठना है, बेटी को बिठाना है और आपने खुद उसके साथ परफॉर्म करना है। जब आप करेंगी तो बेटी करेगी, अगर बेटी भी छोड़ देंगे उसको नहीं करेगी। ये 6 के 6 काम करके फिर आप मुझे बताइए कि असरात इसके कैसे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ फराज। आज हमारा जो सेशन था वो बहुत एक नहायत ही मुफीद सेशन था और इम्पॉर्टेंट इस सेंस में था कि माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नज़र नहीं आती मगर माशरे को खोखला करती जा रही हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ के जो असरात हैं, हम लोग हर दूसरे शो में जो है इस पे हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारा सेशन था हम लोगों ने आप लोगों के मसाइल सुने हैं और आप लोगों की ज़ुबानी सुन के ही आप लोगों को एडवाइस दी गई है। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने वीडियोस कोई नहीं देखी तो हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, नियो पाकिस्तान के पेज पे जाके तमाम वीडियोस देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, अपनी होस्ट को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।